नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का ये महत्वपूर्ण सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले के सेशन में कोशिका पर हमने आपसे एमसीक्यू सेशन किया था। उसका नाम दिया था एमसीक्यू सेशन ऑन सेल पार्ट 1। आज एमसीक्यू सेशन ऑन सेल पार्ट 2 लेकर के आपके बीच। ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। कुछ सवालों को हमने नए सिरे से तैयार भी किया है कि हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे जाए। तो इन सारे सवालों का एक पुलिंदा आपके पास तैयार हो जाए, कहीं से भी सेल से जुड़ा हुआ सवाल आए तो आप उसका उत्तर कर पाओ। तो एमसीक्यू सेशन ऑन सेल पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने मुख्य रूप से एमपीपीएससी, यूपीएससी, पीएनएसटी, नीट और कई परीक्षाओं से जो कोशिका पर सवाल पूछे गए थे उनको इकट्ठा किया। आज जो हम सवाल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपीएससी पर है, पीएससी पर है, आरआरबी पर है, एसआई पर है, पीएनएसटी पर है और जितनी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होती हैं सब पर सेल पर कौन से सवाल आए हैं, आपकी परीक्षा में कौन से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का पूरा विवरण आज आपके सामने रखें। सवालों के सिलसिला पूछने का वही तरीका होगा, पहले सवाल और फिर जब सारे सवाल हो जाएंगे तो उन सवालों के बाद उनका उत्तर बताएंगे। हर उत्तर पर पूरा डिस्कशन करेंगे और यह हमारा सेशन आज शाम को 6 बजे लाइव होगा। आप हमारे साथ 6 बजे लाइव मिलिएगा। जो आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलें एमसीक्यू सेशन ऑन सेल पार्ट 2। इसके पहले कि पहला सवाल लिखें, सेल पढ़ाने से पहले हम सवालों को इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप ये समझ लो कि सेल को या कोशिका को कितनी गहराई में आपको पढ़ना है, क्योंकि आगे के सेशन थ्योरेटिकल सेशन होंगे। तो कितनी गहराई में आपको कोशिका के बारे में जानना है, इसलिए पहले हमने सवालों का ये सिलसिला शुरू किया। एमसीक्यू सेशन पहले इसीलिए लाए। तो जब एमसीक्यू सेशन आपके पास होगा तो आपको ये पता होगी कि कौन से सवाल, कितने सवाल किस चैप्टर से या किस एरिया से पूछे गए। उन पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी थ्योरी को और विस्तार देंगे। तो एमसीक्यू सेशन सेल पार्ट 2 में पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है जो एमपीएसआई में और नीट में भी पूछा गया। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पहला सवाल, कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इसका पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। बी में उत्तर दिया है प्रोटीन
एंड लिपिड की। काफ़ी बारीकी से जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तभी ये जवाब बनेगा। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन लिपिड। एंड कार्बोहाइड्रेट की। और अंतिम ऑप्शन दिया इसने प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए का रहा है, एंड लिपिड की। सवाल पूछा गया पहले में कि कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली इसको कह लीजिए, किसकी बनी होती है? क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, क्या प्रोटीन और लिपिड की, क्या प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की, और अंतिम ऑप्शन दिया प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और लिपिड की। तो पहला सवाल सोच विचार कर इसका उत्तर कीजिए, अपने दिमाग पर इस उत्तर को रखिए, और फिर जब सारे सवाल हो जाएंगे तो फिर हम इसका उत्तर बताएंगे, फिर तब आप जज करिएगा कि आपसे कितना जवाब बना। ये भी हम साथ में बताते चलते हैं कि कौन सा सवाल एमपीएसआई में बताया आपसे, पीएनएसटी और नीट में ये सवाल पूछा गया कि कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। चलिए दूसरा सवाल, यूपीएससी का सवाल, न्यूक्लियोप्रोटीन पढ़ा होगा आपने, कई बार पढ़ा होगा। नाभिकीय प्रोटीन इसको भी कह सकते हैं। हम लिखने जा रहे हैं कि नाभिकीय प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। सोच विचार कर उत्तर दीजिएगा। नाभिकीय प्रोटीन अंग्रेजी में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। ए न्यूक्लियोप्लाज्म में, यूपीएससी का ये सवाल, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा? न्यूक्लियर दीवार के अंदर, जिसमें न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड अवस्था में होगा, जहां क्रोमेटिन जालिका होगी, वहां जो तरल पदार्थ भरा होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। बी ऑप्शन दिया न्यूक्लियर बाल। न्यूक्लियर बाल का मतलब होता है नाभिकीय झिल्ली। नाभिक को घेरे हुए जो दीवार है उसको कहते हैं नाभिकीय झिल्ली। सी ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, या इसको हिंदी में भी लिख दें केंद्रिका, यानी नाभिक के अंदर जो है। और डी ऑप्शन दे रहा है साइटोप्लाज्म। दूसरा सवाल जो यूपीएससी ने पूछा कि नाभिकीय प्रोटीन, सामान्य प्रोटीन नहीं पूछ रहा, नाभिकीय प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियर बाल में, न्यूक्लियोलस में, या साइटोप्लाज्म। सोच समझकर संभल कर जवाब कीजिएगा, कहाँ होगा निर्माण? इसका उत्तर आप अपने द्वारा तय रखिएगा। फिर जब पूरे सेशन का उत्तर खत्म होगा, पूरा प्रश्न खत्म होगा, तब हम इसका उत्तर बताएंगे। क्यों यही उत्तर होगा, ये भी कारण स्पष्ट करेंगे। तो तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया ये सवाल, साथ में दो और स्टेट में पूछा गया है ये सवाल, राजस्थान में और यूपी पीसीएस में। पूछा क्या सवाल? राइबोसोम
की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जिसने राइबोसोम की खोज की उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। उसने लिखा पहला, क्या उस वैज्ञानिक का नाम गोल्गी था? क्या उस वैज्ञानिक का नाम पोर्टर था? क्या उस वैज्ञानिक का नाम डी रॉबर्टीज था? या क्या उस वैज्ञानिक का नाम पैलाडे था? तीसरे सवाल में पूछा कि राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। यदि आपसे ये उत्तर बनता होगा तो साथ में इसका सन भी बताइएगा बच्चों। सन कौन सा था जब राइबोसोम की खोज हुई और राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। यह था तीसरा सवाल। चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा हमारा सवाल है, जो आरआरबी में पूछा गया, पीएनएसटी में भी आया ये सवाल और नीट में भी पूछा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या कोशिकीय झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी वाले बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको कोशिका झिल्ली ही कहते हैं, पढ़ाया है हमने। कोशिका झिल्ली का सबसे आधुनिक मॉडल या लेटेस्ट मॉडर्न मॉडल का सबसे आधुनिक मॉडल निम्न में से कौन सा है। यहां हम मॉडल लिखेंगे। लेटेस्ट मॉडल आपको बताना है। सभी मॉडल जो इससे जुड़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो लेटेस्ट हो, जो नियरेस्ट हो, उस मॉडल को आपको बताना है। ए पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लैमिलर मॉडल। यह माना गया कि जो कोशिका झिल्ली है वो लैमिला से बनी हुई है, लैमिलर मॉडल होता है। बी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सी, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। और डी, मॉलिक्यूलर लिपिड। इसमें सवाल पूछा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह कोशिका झिल्ली का सबसे आधुनिक, उसकी संरचना को समझाने के लिए कई मॉडल आए थे। प्रश्न को समझिएगा तब उत्तर ठोकिए कि कोशिका झिल्ली का सबसे आधुनिक मॉडल आपको बताना है। ये सभी मॉडल उसके डिस्कशन में आए हैं। जो रिसेंट मॉडल हो, जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया हो, उस मॉडल का नाम बताना है। क्या वो लैमिलर मॉडल है, क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, क्या फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, क्या मॉलिक्यूलर मॉडल है। चलिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में पूछा गया
ये अभी रिसेंट में ही सवाल पूछा गया, देखते हैं आप इसका उत्तर बता पाते हो कि नहीं। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है। इसको जब आप लिखते हैं या किताब में लिखा होता है तो ए बना करके ऊपर बिंदी होती है। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट निम्न में से किसके बराबर है? जरा दिमाग लगाकर सोचिएगा और तब उत्तर करिए। ए 0.01 मिलीमीटर, बी 0.001 mm, सी 0.001 mm और अंतिम ऑप्शन दिया 0.0001। एक एंगस्ट्रॉम यूनिट, एक इधर लिख लीजिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम यूनिट निम्न में से किसके बराबर होती है। आपको यह बताना है, क्या वो 0.01 है, क्या वो 0.001 mm है, क्या वो 0.0001 mm है, क्या वो 0.00001 mm। सही उत्तर का चयन कीजिए और बताइए कौन सा इसका उत्तर सही। चलिए छठवें सवाल पर चलते हैं। यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया। अब यदि आपने तथ्यों को पढ़ा होगा तो तथ्य युक्त सवाल आपसे बने। नीट में भी सवाल आया है ये, और झारखंड की पीएससी में भी सवाल आया है। पर सवाल की गहराई को देखिएगा, कितनी गहराई से उसने सवाल को पूछा है, कैसे पूछा है। देखिए जरा छठवां सवाल, एक शब्द लिख रहे हैं। यदि आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक टर्मिनोलॉजी का उपयोग होता है, ऑक्सीसोम। इसी ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। वो पूछ रहा है ऑक्सीसोम अथवा F0 F1 कण कहां पाए जाते हैं। सवाल छोटा है पर गहराई वाला सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा तभी जवाब बनेगा। उसने कहा नंबर ए में। क्या ये थैलाक्वाइड पर है? अब ये थैलाक्वाइड्स क्या रचना है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या ये क्लोरोप्लास्ट में होता है? ये तो आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो उस रचना को पूरा पढ़ोगे तब उत्तर आएगा। थैलाक्वाइड की वाली रचना पर है। बी में क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ये रचना है? लेकिन उसने सवाल को थोड़ा और कठिन करते हुए कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर है क्या, सतह पर है क्या। सी ऑप्शन में कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर है क्या। और डी ऑप्शन देते हुए उसने कहा क्लोरोप्लास्ट
की सतह पर, उसने 4 ऑप्शन दिए। क्या वो थैलाक्वाइड के पास है, ऑक्सीसोम F0 से F1। अब इसकी संरचना अभी आज ही हम आपको चित्र के द्वारा पढ़ा देंगे, समझा देंगे। जैसे ही सेशन समाप्त होगा इन दोनों का चित्र हम लाए हैं और दोनों चित्रों को आपको समझा देंगे। आप हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा। तो F0 से F1 कण कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो थैलेक्वाइड में हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर हैं? क्या क्लोरोप्लास्ट की सतह पर है? ये था 6वां सवाल। चलिए 7वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। आप ये देखते होंगे कि जितने भी सवाल परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सरल सवाल नहीं होते। सारे के सारे सवाल तथ्यात्मक सवाल होते हैं। पहले पीएससी में 2-4 साल पहले पीएससी में बहुत हल्के सवाल आते थे, लेकिन अब पीएससी ने भी यूपीएससी का पैटर्न पकड़ लिया है। आपको गहराई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों को पढ़ना ही होगा। जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे तो सारे सवाल आपसे नहीं होंगे। एक सवाल पीएनएसटी में पूछा, निम्न में से किसका नाम अपैरेटो रेटिकुलरी है? ध्यान से देखना, ऐसे ही नाम है, अपैरेटो रेटिकुलरी। निम्न में से किसका नाम, अभी 4 ऑप्शन देंगे आपको, उसका नाम अपैरेटो रेटिकुलरी भी है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आप। क्या वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है? बी में ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ER है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतः प्रदप्पी जालिका जिसको कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या वो माइक्रो फिलामेंट्स हैं? और डी ऑप्शन दे रहा है कि क्या वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। निम्न में से किसका नाम अपैरेटो रेटिकुलरी है? यह सवाल पूछा गया। क्या वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्या वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं? क्या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? तो ये था 7वां सवाल। 7वें सवाल में आपको ये दूसरा नाम बताना है। यदि आपने सब पढ़ा, गोल्गी पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, माइक्रोफिलामेंट पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा, तो वो तथ्य में घुसा और उसने सोचा कि हो सकता है बच्चा ये छोड़ दिया। तो अपैरेटो रेटिकुलरी किसका नाम है, ये बताना है 7वें सवाल। आइए 8वें सवाल पर लिए चलते हैं। यूपी पीसीएस में एक सवाल ये पूछा गया, गोल्गी एपरेटस नीट में भी आया, गोल्गी एपरेटस किसमें अनुपस्थित होता है? आपको यह बताना है कि हम जो 4 नाम लिखने जा रहे हैं इसमें किसमें गोल्गी एपरेटस अनुपस्थित है या गोल्गी एपरेटस नहीं पाया जाता। ए में लिख रहे हैं ऑल हायर प्लांट्स, ब्रैकेट में सभी उच्च पादप। बी में लिख रहे हैं
ईस्ट, ईस्ट में। सी लिख रहे हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ मिला है BGA, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, A फॉर एल्गी, एंटी। जितने नाम लिखा उसमें से कोई। गाल्गी एपरेटस काम क्या होता है, इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो गाल्गी एपरेटस किस में अनुपस्थित है? क्या सभी बड़े पौधों में, उच्च पादपों में, क्या ईस्ट में, क्या बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, या किसी में नहीं? तो ये था हमारा 8वां सवाल। चलिए 9वां सवाल आपको बताते हैं। और ये 9वां सवाल यूपीएससी ने पूछा। ध्यान से इस सवाल को पढ़िए। पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला परऑक्सीसोम का संबंध निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से है? पक्का है परऑक्सीसोम किस में पाया जाएगा? प्लांट की सेल में। उसने ये नहीं पूछा आपसे कि एनिमल में होगा कि प्लांट में होगा, क्यों होगा ये भी नहीं पूछा। उसने पूछ दिया परऑक्सीसोम का संबंध किस जैविक क्रिया से। चलिए आप बताइए किस जैविक क्रिया से है। वो लिख रहा है पहला फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। बी फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म ऐसी गति जो प्रकाश को देख करके हो, प्रकाश जैसे सूर्यमुखी, फोटोट्रॉपिज्म। सी फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब है, फोटो का मतलब प्रकाश, पीरियड का मतलब होता है समय। कोई फूल खिलने में ज़्यादा समय लेता है, किसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम समय के लिए होती है, किसको कम लाइट चाहिए, किसको ज़्यादा लाइट चाहिए, ये प्रक्रिया फोटो पीरियड। ये सारे के सारी चीज़ों को हम आपके थ्योरी सेशन में कवर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको परख रहे हैं, क्या आप इन सब को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी साइंस इस लेवल पर तैयार है? क्योंकि आपकी ही परीक्षा में ये पूछे गए सवाल हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटोट्रॉपिज्म है, फोटो पीरियोडिज्म है, और अंतिम में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। इसमें पूछा गया कि पौधे की कोशिकाओं में पाया जाने वाला पैराक्सीसोम का संबंध निम्नलिखित में किस अभिक्रिया से है? क्या वो प्रकाशीय श्वसन से है? क्या वह फोटोट्रॉपिज्म से है? क्या वह फोटोपीरियोडिज्म से है? क्या वह संबंध प्रकाश संश्लेषण से है?
चलिए 10वें सवाल पर सवाल पीएनएसटी में भी, नीट में भी, एमपीएसआई में भी, यूपीएससी में भी, पीएससी में भी ये सवाल पूछा गया। एक 10वां सवाल, बाल बियानी रिंग, देखिएगा, बाल बियानी रिंग, अब ये कहां होती है यह आपको समझना। बाल बियानी रिंग, क्या यह क्रोमोसोम से जुड़ी हुई रचना है? इसको समझाने के लिए हम एक चित्र लाए हैं। अभी कुछ लोग तो जानते होंगे, कई हमारे लेक्चर्स जब अनअकैडमी पर हुए हैं तो कई लेक्चरों पर हमने क्रोमोसोम पढ़ाया है, वहाँ सिखाया है। यहाँ पर बाल बियानी रिंग किसका निर्माण स्थल है? हम पूछ रहे हैं कि कोई एक ये रचना है जो किसी भी आर्गन पर है, क्रोमोसोम पर है, मान लो क्रोमोसोम पर है, तो बाल बियानी रिंग कौन सी चीज इसके ऊपर बनती है, निर्माण स्थल क्या, साइट ये किसके लिए काम करती है, ये सवाल पूछ रहे हैं। सोच विचार कर जवाब करेंगे तो बन जाएगा ए। क्या यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? रेप्लिकेशन ऑफ, इसमें से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये ना जानते हो कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्या है। तो ये डीएनए और आरएनए हम विस्तार से कोई न कोई समय सेट करके आपको विस्तार से इन पर लेक्चर देंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो क्या ये निर्माण स्थल है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का? बी पर हमने सवाल उत्तर दिया, आरएनए की साइट है ये, आरएनए एंड प्रोटीन। सिंथेसिस है। सी पर हमने लिखा पॉलीसेकेराइड का निर्माण। और डी पर हम लिखने जा रहे हैं लिपिड का निर्माण। अभी आप कोशिश करिए इस प्रश्न का उत्तर देने की, यदि बनता है, नहीं तो आगे जब हम आपको उत्तर बता देंगे फिर इसके बाद डिस्कशन इस पर करेंगे, चित्र आपको दिखाएंगे, तो दिखाएंगे कि बाल बियानी रिंग कहाँ होती है और इसके साइट क्या है, निर्माण स्थल किसका है, ये आपको बताएंगे। तो इस पर हमने पूछा है बाल बियानी रिंग किसका निर्माण स्थल है, क्या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण है या लिपिड का निर्माण। तो ये था 10वां सवाल। चलिए आपको 11वें सवाल पर ले चलते हैं। आरआरबी का पूछा गया यह सवाल, किसी जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, पहले तो दिमाग में ये बैठा लो कि एनिमल सेल की बात करें। किसी जंतु कोशिका में प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? अब आपको यह बताना है कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, वो जगह पूछ रहे हैं आपसे, आपको करेक्ट जवाब देना है ए, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म एंड ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये दो स्थान है जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है? बी, ओनली मतलब सिर्फ
किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सी में लिख रहे हैं सिर्फ, यानी ओनली साइटोप्लाज्म है, यानी सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और डी पर आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मतलब केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली वो छोटी सी रचना केंद्रिका, तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। इस सवाल में आरआरबी ने जब पूछा तो किसी जंतु कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ये साइट आपको बतानी है। क्या वो साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों है? क्या सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है? कि दोनों हैं, नाभिक केंद्रिका है और साइटोप्लाज्म। तो ये 11वां सवाल था। आइए 12वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। यह सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया। मिडिल लैमिला आपको याद आ गया होगा। मिडिल लैमिला, जब हम कोशिका की संरचना बता रहे थे तो दो कोशिकाओं के बीच एक रचना बताई थी, वो मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला पर पूछ रहा है। मिडिल लैमिला के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? मिडिल लैमिला के निर्माण के लिए, आप ये समझ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिडिल लैमिला के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ए लिखिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम। बी, जिंक। सी, पोटेशियम। एंड डी, कॉपर। इसमें से एक उत्तर ही सही। मिडिल लैमिला के निर्माण के लिए एक ही तत्व की जरूरत है। हालांकि दो तत्वों की जरूरत पड़ती है, पर दूसरे का नाम नहीं लिखा है। मिडिल लैमिला के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम या तांबा? आपको इसमें से एक उत्तर करेक्ट करना है। चलिए 13वें सवाल पर लिए चलते हैं आपको। यूपीएससी का यह सवाल पीएनएसटी में भी आया। ध्यान से पहले इसको पढ़िएगा। क्रोमोसोम में पाए जाने वाला सेंट्रोमियर एक रचना होती है, इसको आप जानते हैं। सेंट्रोमियर निम्न में से किस कार्य को पूर्णता प्रदान करता है? उत्तर देखिएगा। ए, क्रोमोसोम की गति पोल्स की ओर। बी, कोशिका
द्रव्यीय विखंडन, सी क्रॉसिंग ओवर, एंड डी ट्रांस। एक रचना होती है किसी भी क्रोमोसोम पर, एक रचना होती है और वो रचना होती है सेंट्रोमियर। आप समझ गए होंगे सेंट्रोमियर सेंटर का पोर्शन। हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें से सेंट्रोमियर का काम कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या क्रोमोसोम की गति पोल्स की ओर करवाता है, क्या कोशिका द्रव्यीय विखंडन करवाता है, क्या क्रॉसिंग ओवर करवाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके करवाता है, क्या वह ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ये भी जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, हम बताएंगे। चलिए 14 नंबर का सवाल। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम अनअकैडमी पर लेक्चर दिए थे तो उस समय बताया था कि सेल की संरचना, जब यह बता दिया गया कि किसी भी जीव की संरचना सेल से होती है, इसलिए सेल यूनिट ऑफ लाइफ। उस समय लेक्चर देते हुए हमने आपको बताया था कि सेल की रचना किससे होती है। तो आपको याद होगा, आपने मॉलिक्यूल बताए थे, आपने एटम बताए थे और बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बताए थे। तो जो सबसे छोटा पार्ट था, यदि ऐसा कह दिया जाए कि किसी भी जीव की संरचना मॉलिक्यूल से होती है या मॉलिक्यूल उसका बेसिक यूनिट है, क्योंकि ये तो स्थिर है, एटम हो नहीं सकता क्योंकि अस्थिर है। तो किसी भी जीव की मॉलिक्यूलर स्टेज जो है सबसे न्यूनतम इकाई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर 1 घंटे का लेक्चर आपको यदि याद आता होगा, अनअकैडमी का वो लेक्चर तो हमने दे दिया था। उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा गया। यह सवाल भी यूपीएससी में पूछा गया। पहले सवाल को नोट करिए आप, फिर उत्तर दीजिएगा, सोच समझ कर तब जवाब दीजिएगा। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? ए सेलुलर लेवल पर है, मतलब कोशिकीय स्तर, समझ लीजिएगा तब उत्तर करिएगा। सेलुलर लेवल से होती है। आपने पढ़ा है कि जब कोशिका से बनेगा तो उसको सेलुलर लेवल कहेंगे। बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएंगे तो ऊतक का निर्माण होगा, फिर टिश्यू लेवल हो जाएगा, फिर टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल हो जाएगा, फिर सिस्टम लेवल हो जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हम ये पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या वो सेलुलर लेवल से है? बी पूछ रहे हैं ऑर्गेनिज्म लेवल है, सी एटॉमिक लेवल है, और अंतिम कह रहे हैं सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर
इस सवाल को सोच करके बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या वो सेलुलर लेवल से होती है? क्या ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है? क्या एटॉमिक लेवल पर होती है? क्या सब माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है? ये सवाल हमने पूछा। तो ये 14 नंबर का सवाल सोच करके डिस्क्राइब करिएगा, और डिस्क्राइब करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी हमें लाइव लाना होगा, जिसके लिए सब्सक्राइब करना और 5 मिनट बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। उस समय जब आप हमसे डिस्कस करोगे, सवाल सीधा सवाल करोगे, तो आप अपना कारण बता पाओगे। और 15वां सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल, 15 नंबर का सवाल, साइटोस्केलेटन। यह प्रश्न जो है पीएनएसटी में, नीट में, आरआरबी में, एसआई में पूछा गया। साइटोस्केलेटन बना होता है साइटो का मतलब समझ लेना सेल, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, सेल का कंकाल, उसकी बात कर रहे हैं। प्रश्न में बहुत सारी बातें छिपी होती हैं, इसलिए शायद आप उत्तर न कर पाते हो। जब प्रश्न को पढ़ो तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ोगे तो उत्तर जल्दी निकल के आएगा। तो साइटोस्केलेटन बना होता है, ध्यान से लिखिएगा, कैलोज डिपॉजिट का। कैलोज डिपॉजिट का। बी, सेलुलोजिक माइक्रो फाइब्रिल का। प्रोटीनस फिलामेंट का। और अंतिम आसन इसका दिया है कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स का, या इसको कह लीजिए CaCO3। साइटोस्केलेटन यानी कोशिका का कंकाल किसका बनेगा? कैलोज एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, सेलुलोज रासायनिक पदार्थ, प्रोटीन रासायनिक पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल, किससे मिलकर के साइटोस्केलेटन बनता है? ये थोड़ा सा गूढ़ सवाल पूछा आपसे। तो 15वां सवाल ये था, साइटोस्केलेटन किसका। इस तरह से पूरे सेशन में हमने आपसे 15 सवाल पूछे, 15 सवाल आपकी परीक्षाओं से उठाया है, और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको प्रश्नों को या थ्योरी को कितनी गहराई से उठा करके पूछना। जो जिस परीक्षा में भाग दे रहा हो, जो MPPSC में दे रहा हो, उन सवालों का अध्ययन करें। कुल मिला करके आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, तथ्यात्मक सवालों को ही पूछा जाएगा। जब तक आप थ्योरी पढ़ोगे नहीं तो ये तथ्यात्मक सवाल बनेंगे नहीं। एक सरल सवाल करने की आदत छोड़ दो, तथ्यात्मक सवालों को, पेपर से उठाए हुए सवालों को करने की आदत डालो तो ज़्यादा बेहतर। इसके उत्तर बताएं। 2 चीज़ें हम आपके लिए लाए, ये देखिए। मैं एक शब्द आया था F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल, अभी उत्तर पर ले चलेंगे आपको, उत्तर बाद में बताएंगे। F0 आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की रचना कुछ ऐसी थी। याद आया? ये आउटर दीवार थी और ये वाली इनर दीवार थी। ये जहाँ इनर दीवार थी तो ये जो बिलाई निकलते थे उन्हीं के ऊपर ये कण लगते। तो जो इनकी निचली सतह होती है, निचली सतह वो कहलाती है F0, और जो अगली सतह गुंबद लाइक होती है ये कहलाती है F। यहाँ पर कुल मिलाकर के ATP का निर्माण होता है, ATP बनता है।
F1 वाला जो पार्टिकल होता है ये करता क्या है कि ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलाता है और ATP का निर्माण करता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू ATP। एडिनोसिन डाइफास्फेट में एक फास्फेट जुड़ गया तो एडिनोसिन ट्राई बन गया, बस सरल सा। तो इसको जब कभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पर कंप्लीट सेशन लाएंगे तो ये F1 और F0 पार्टिकल भी आपको पढ़ाएंगे। ये है वो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्रिस्टी वाली रचना आप देख रहे हो ना, ये क्रिस्टी वाली, इन्हीं क्रिस्टी वाली रचनाओं पर ये पार्टिकल पाए जाते हैं। देख लो, देखा, ये दिख रहा है ना, ये यहां पर ये पार्टिकल वाली रचना है, ये कहलाते हैं F1 पार्टिकल दिखता है, F0 वाला पार्टिकल उसके दीवार के अंदर होता है। यहां ध्यान से देखोगे तो ये नीचे दीवार में धंसा होता है, ये F0, ये F1 है। तो एक सवाल इससे पूछा है, अब वो उत्तर आपको याद बन जाएगा। दूसरा एक रचना हमने आपसे पूछी थी, उसका नाम था बाल्बियानी रिंग। बाल्बियानी रिंग का संबंध गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम में बाल्बियानी रिंग क्या करती है, ये देख रहे हो, बाल्बियानी रिंग 1, बाल्बियानी रिंग 2। यहाँ क्या प्रोसेस हो रही है ये आपके समझ में आता है। तो बाल्बियानी रिंग क्या काम करती है ये आपको बताना है, वहाँ उस सवाल में बताना था। और जब हम क्रोमोसोम का एक स्पेशल सेशन लेंगे तो ये क्रोमोसोम पर आपको पढ़ाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप हमको बताते भर चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमको देखेगा, वही सेशन हम लाएंगे। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि सेल पर तीसरा सेशन भी लाया जाए, क्योंकि अभी सारे सवाल पूरे नहीं हो पाए हैं, बहुत सारे सवाल पिछले 10 सालों का एक कलेक्शन कर रहे हैं। तो क्या सेल पर और सवाल लाए जाएं कि अब थ्योरी का सेशन लाया जाए, ये आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और ये हमारी लिंक है। ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे मिलें, वहाँ पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे लेक्चर और हमारी वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए अब उत्तर आपको बता दें। तो पहला उत्तर पहले सवाल का, हमने पहले सवाल पर बच्चों आपसे पूछा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। अब आप इसका उत्तर कर पाए होंगे और पढ़ाया भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दूसरा सवाल हमने पूछा नाभिकीय प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। ध्यान रखना, भले इसमें नाभिकीय प्रोटीन लिखा है पर इसका निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा सवाल हमने पूछा राइबोसोम की खोज किसने की, और आपको याद होगा, आप हमें सन बताइएगा, सन जरूर अपने नोट्स पर लिखिएगा, और इसकी खोज जो है पैलाडे ने की। चौथा सवाल हमने पूछा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का सबसे आधुनिक मॉडल कौन सा है। तो सबसे आधुनिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे अधिक तरल मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है, जिसके कारण इसकी परमेबिलिटी सिद्ध होती है। ये अर्ध पारगम्यता, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि जो ही आए वो अंदर चला जाए। सेलेक्टिव परमेबिलिटी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पर ही आई, और ये रिसेंट रहा। तो चौथा सवाल ये बताया। पांचवा सवाल पूछा एक आर्मस्ट्रांग यूनिट किसके बराबर है। ये जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जवाब कितने बच्चों से बना है ये तो जब आप हमें 6 बजे लाइव हो गए आज तब पता लगेगा। और इसका सही जवाब था सी। ऑक्सीसोम और F0 से F1 कण कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी चित्र भी दिखाया है, थैलाकॉइड तो क्लोरोप्लास्ट वाला हिस्सा,
ये तो हो नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर हो, सतह पर तो हो ही नहीं, क्योंकि ये तो अंदर की सतह पर थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह पर। 7वां सवाल, निम्न में से किसका नाम एपार्टो रेटिकुलरी है? तो कई बच्चों ने इसके जवाब कर लिए होंगे और इसका सही जवाब है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद 8वां सवाल आपसे पूछे। 8वें सवाल पर हमने आपसे सवाल पूछा, गाल्गी एपरेटस किसमें अनुपस्थित होता है? तो हायर प्लांट में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ईस्ट में होता है गाल्गी कॉम्प्लेक्स। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, यदि आपको ये ध्यान होगा? नन हो नहीं सकता। बैक्टीरिया और बीजीए में गाल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता, याद कर लीजिएगा। 9वां सवाल, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला पैराक्सीसोम का संबंध किससे है? पैराक्सीसोम वही माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाशीय श्वसन। अगला सवाल, बल्ब यानी रिंग किसका निर्माण स्थल है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का, पॉलीसेकेराइड के निर्माण में, लिपिड के निर्माण में। बल्ब यानी रिंग हमने वहाँ दिखाया है। बल्ब यानी रिंग का संबंध किससे है? तो ये आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस से है। इसको पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तब ये उत्तर बनेगा। 11वां सवाल, किसी जंतु कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? 11वें सवाल पर हमने पूछा। 11वें सवाल का सही जवाब था किसी भी जंतु कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? बता सकते हैं आप? और इसका सही जवाब है सिर्फ साइट। पढ़िएगा, ये भी गुड़ सवाल था। 12वें सवाल पर मिडिल लेमिला के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आपको याद आता होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट, यानी मैग्नीशियम तो है नहीं, बचा कैल्शियम, इसलिए इसका सही जवाब कैल्शियम होगा। 13वां सवाल था, क्रोमोसोम में पाया जाने वाला सेंट्रोमियर निम्न में से किस कार्य को पूर्णता प्रदान करता है? तो ये किस कार्य को संपन्न करता है? तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में जो बीच का हिस्सा होता है, ये पोल्स को क्रोमोसोम को आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे ढकेलता है, यानी क्रोमोसोम की गति को नियंत्रित करता है, ऊपर नीचे पहुंचाता है। 14 नंबर के सवाल पर, ये तो हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कई बार आपको पढ़ाया है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल यहीं से शुरुआत होती है। और 15वां सवाल था, साइटोस्केलेटन बना होता है कैलोज का, डिपॉजिट्स का, सेलुलोज का, प्रोटीनस फिलामेंट का। तो साइटोस्केलेटन या सेल का कंकाल, इससे बेहतर जवाब क्या होगा कि आप लिख दीजिए इसमें कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन ही इसका सही जवाब है। तो बच्चों, ये 15 सवाल आज थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या और इस पर एमसीक्यू का डिस्कशन आप चाहते हैं, और इसका पार्ट 3 चाहते हैं कि थ्योरी के सेशन आगे शुरू किए जाए, उसके साथ एमसीक्यू लाया जाए। आज के सेशन में बच्चों बस इतना ही। यह सेशन हमारा 6 बजे लाइव होगा। 6 बजे आप हमारे साथ आज ही लाइव होइए, अपने सवाल पूछिए, अपनी दिक्कतें बताइए, सीधा जवाब हम देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से कहीं से भी सवाल पूछेंगे, जवाब तुरंत देंगे। आप हमारे साथ इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक दिन के ब्रेक के बाद नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।